हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समुच्चय का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, यानी यूजेज ऑफ सेट्स। तो देखिए, वैसे तो अगर हम व्यापक रूप से बात करें तो समुच्चय का जो इस्तेमाल है उसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। बहुत सी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए समुच्चय यानी कि सेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो मेनली है हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे या यूँ समझे कि उनका यूज करेंगे, वो हैं, संबंधित रहेंगी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आप जानते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन से चीज़ें संबंधित रहेंगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, ये यूनियन हो गया। तो इन दोनों का यूज कैसे करना है, अपने व्यवहारिक जीवन पे जो समस्याएं हैं या दैनिक जीवन के लिए उपयोगी समस्याएं, उन पर कैसे करना है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न। तो हालांकि शुरुआत दो ही समुच्चयों पर की जा रही है, लेकिन इसको हम 2 से 3, 4 या जितने भी ज़रूरत पड़े उसके अनुसार हम समुच्चयों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सीखने की प्रक्रिया जो होगी वो 2 समुच्चय पर होगी। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन बारे में लिखा हुआ कि जैसे पहले के अनुच्छेदों में हम 2 समुच्चयों के सम्मिलन, सर्वनिष्ठ तथा अंतर सीख चुके हैं, या अंतर की भी बात की जाएगी। इस अनुच्छेद में हम अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो सूत्रों का प्रयोग आने वाले अध्यायों में कुछ कई स्थान पर किया जाएगा। जैसे सबसे प्रमुख रूप से बात अगर हम करें तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, कि आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी है, लेकिन 11th में भी है, और उसका सिलेबस 12th तक भी जाता है और आगे हाई स्टैंडर्ड तक भी जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दिए होंगे, उन फार्मूला को समझना है और याद करके उनका बेहतर तरीके से किस तरीके से हमें उपयोग करना, वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, जब आप जानते हैं दो समुच्चयों को यूनियन करते हैं, अर्थात ये यूनियन का चिन्ह है, जैसे ए यूनियन बी हो गया। तो आप ए यूनियन बी की परिभाषा को याद कीजिए कि ए यूनियन बी की परिभाषा में क्या कहा गया था कि ए और बी के समुच्चयों को एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया जाता है तो वो ए यूनियन बी आ जाता है। अर्थात अगर हम कहें कि कोई अवयव ए यूनियन बी में है, तो इसका अर्थ यह होगा कि या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा। विलोमतः बात करें तो यदि कोई समुच्चय, कोई अवयव एक्स जो है वो ए में है या फिर वो बी में है, हो सकता है दोनों में भी हो, तब भी वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ जैसे आप पढ़ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स। देखिए, फाइनाइट सेट्स का मतलब यह है कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती की जा सके, अपरिमित समुच्चय नहीं, इनफाइनाइट सेट्स की नहीं बात यहाँ पर की जा रही। तो देयर इज ए सम कॉमन एलिमेंट्स, मान लीजिए उनके बीच में कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होगा कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाला जाएगा तो डज नॉट इक्वल टू 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर, इसको पढ़ते क्या है, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, अब इस चीज़ को दरअसल ऐसे समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से आप यहाँ पर इस बात को क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय हो गया ए और ये एक समुच्चय हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर हम रेड से दिखा रहे हैं आपका, ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपको दिखाया गया था, ये आपका इस तरीके से था ए बी। तो आप समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब तो ये हो जाता है पूरा क्षेत्र। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये ए और बी को आप मिला देते हैं। अब आप देखिए, ये वाला जो भाग है, जो ए का भाग है, इसको आपने जोड़ दिया, इसके अवयवों को जोड़ दिया, फिर इसी प्रकार से बी के अवयवों को जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये भाग जो है, जो बीच का कॉमन पार्ट है, ये दो
बार जोड़ा जा रहा है, एक बार ए के में भी जोड़ दिया जा रहा है, एक बार बी के जोड़ने में भी जोड़ दिया जा रहा है। तो अगर वो डबल हो जाएगा तो वो गलत बात है, एक ही बार हमें जोड़ना चाहिए। जैसे एरिया में है तो किसी भी एरिया को 2 टाइम्स नहीं ऐड किया जाता है, तो वैसे ही जो अगर हमने यहाँ 2 टाइम्स इसको ऐड कर दिया है, 2 बार जोड़ दिया है, तो एक बार यहाँ पर घटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ फार्मूला पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कई कंडीशन आती है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई आ जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट जानते हैं असंयुक्त समुच्चय, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिले। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ए और बी, ये दो आपके सामने समुच्चय इस प्रकार से दर्शाए गए हैं वेन डायग्राम में कि जिनमें कुछ भी कॉमन नज़र में नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स विद इन देम, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाता है वहाँ पर, फाइव हो जाता है। अब ये देखिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, फाइव है, तो ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, तो 0, क्योंकि रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव होता ही नहीं। तो जो अभी अभी फार्मूला आपको ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसके स्थान पर 0 रख दिया जाएगा तो क्या बचेगा, केवल इतना ही तो बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। माइनस नहीं किया गया क्योंकि उसमें जो माइनस करेंगे भी तो 0 एलिमेंट है, तो इसलिए आप ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं। अब देखिए अभी तक आपने देखा दो समुच्चयों के लिए हमने यूनियन में और इंटरसेक्शन में क्या संबंध था, बन रहा था अवयवों के बीच में। अब यहाँ पर 3 समुच्चयों की भी बात की जा रही है, जैसे ए, बी और सी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका यहाँ पर ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये आपका ऐसा पार्ट है, या यूँ कहें ये पूरा पार्ट की बात अगर हम करें तो ये कौन सा पार्ट है आपका, जो ए और सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, ये बी और सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इस पार्ट की बात करें तो ये ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन सी कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन सी कहेंगे। और एक पार्ट आपको देखने पे यहाँ पर नज़र में आ रहा है जो कि तीनों में, अब देखिए इस तरीके से है, ये तीनों में है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ का जो पार्ट है ये ए के ऐसे अवयव हैं जो कि ना तो बी में है ना तो सी में है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम कहें तो ये बी के ऐसे अवयव यहाँ पर होंगे जो ना तो ए में होंगे ना तो सी में होंगे। यहाँ की बात करें तो ये सी के ऐसे अवयव होंगे जो ना कि ए में होंगे ना कि बी में होंगे। और अगर हम यहाँ की बात करें, इस पार्ट की बात करें, यहाँ पर बच रहा भाग यानी कि शेष भाग जो बच रहा है इस आयत के अंदर, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट देखिए ऐसा है कि जो कि यूनियन में तो है यानी कि समष्टि समुच्चय में तो है लेकिन यहाँ पर नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं ये वह भाग है, यहाँ पर वो अवयव आएंगे जो समष्टि समुच्चय में तो होंगे लेकिन ना तो ए में होंगे ना तो बी में होंगे ना तो सी में होंगे, ठीक है। तो इन पर आधारित एक फार्मूला यहाँ पर देखिए डिस्कस किया जा रहा है आपके सामने। फार्मूला क्या है, इफ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट ज्वाइंट सेट्स, ज्वाइंट सेट्स का मतलब यही है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हालांकि इन फार्मूला के हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी डिटेल में हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपली याद भी कर लेते हैं तब भी हमारा काम चल जाता है। चाहे तो आप इवेंट डायग्राम की हेल्प से ही इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आइए इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो ये सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन द सेट, जैसे लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट सच दैट
number of elements in A equal to 20, number of elements in B equal to 28, and number of elements in A union B equal to 28 or 36, then find number of elements in A intersection B। यानी आपका A में अवयव की संख्या 20 है, B में अवयव की संख्या 28 है, A यूनियन B में अवयव की संख्या 36 है, तो आपको A इंटरसेक्शन B में अवयव की संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला तो हमारे पास ये है ही, इसको तो हम याद ही कर चुके हैं। इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, चार चीज़ों में अगर हमें कोई भी 3 चीज़ ज्ञात है तो हम चौथी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर भेज देते हैं थोड़ा सा और इसको इधर भेज देते हैं तो ये फार्मूला तैयार हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, 20 थी, इसकी वैल्यू 28 थी और इसकी वैल्यू 36 थी। तो वैल्यूज रख दिए हमने, कैलकुलेशन कर लिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इसी प्रकार के फार्मूला है जो कि डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी ये फार्मूला आपको बताया ही गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू, चाहे इसको शॉर्ट में आप एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ने के लिए। अब अगर डिसजॉइंट है तो फिर ये वाला चीज़ हट जाता है, आपको बताया जा चुका है। अब इसी में से पक्षांतर करके ये भी विभिन्न प्रकार के फार्मूला हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ये नया फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एन ऑफ यू इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी होल पावर सी लगा हुआ यानी ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये आपके जो अवयव यहाँ पर निकाले जा रहे हैं ये समष्टि समुच्चय के अवयव को हम निकाल रहे हैं, जिसके अंतर्गत दो समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, तो हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दिया गया है। इसी को थोड़ा सा पक्षांतर करके आपको नीचे डिस्कस किया जा रहा है। अब एक और यहाँ पर देखिए आपको अपने बुक में भी देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि आप समझ देखते हैं ये ए है और ये बी है, एक सेट ये ए है, एक सेट ये बी है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये वाला पार्ट जो है, तो इतने पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये दरअसल ए माइनस बी है। भाई ए के ऐसे अवयव हैं जो कि बी में नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये क्या है, ये b माइनस ए है, ये चूंकि इसमें b के ऐसे अवयव हैं जो a में नहीं। ठीक है, और ये पार्ट की अगर हम बात करें तो ये a इंटरसेक्शन b है। ये क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है हमारा कि आप अगर इसको और इसको अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मिल जाता है। तो यही कारण है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल हमारा पार्ट मिल जाता है। तो यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है उसमें क्या आ जाता है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इनके अवयवों को हम लोग जोड़ देते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। फिर इसी से एक नया फार्मूला यहाँ पर और डिस्कस किया जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये भी बहुत आसान है समझना। जैसे ये आप देखिए कि ये अभी अभी हमने बताया भी कि ये अगर हम इसको ए नाम देते हैं तो ये ए माइनस बी पार्ट हुआ। ठीक है, अब एक किसके इक्वल है, भाई इस पूरे ए यूनियन बी में से, इस पूरे ए यूनियन बी ये पूरा है, अगर इसमें से हम बी को हटा देते हैं, मतलब ये पूरा हटा दें, तो क्या बचता है, इतना ही तो पार्ट बचता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर फार्मूला के माध्यम से लिखी गई है। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो दूसरा फार्मूला यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसी चीज़ को देखिए समझ सकते हैं आप, जैसे ए है और ये बी है। अब अगर हम यहाँ कहें कि a माइनस बी कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो a माइनस बी को हम निकालने के यहाँ दूसरा तरीका क्या है, इस संपूर्ण a में से अगर हम ये पार्ट घटा दें,
ये पार्ट घटा दें, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसको घटा देते हैं तो यही पार्ट तो बचेगा आपका, ये पार्ट बचता है क्योंकि ए माइनस बी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको जो बताया जा रहा है उसमें ये चर्चा की जा रही है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक और लास्ट फार्मूला यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश, यानी ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए का पूरक समुच्चय इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। वैसे भी आप जानते हैं कि ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो ठीक ठीक वैसे ही अगर अवयवों पर आधारित होगा तो केवल हम इनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, यानी एन लगा देंगे, ठीक है। इसको समझना आसान है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पर डिस्कस किए जाने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो यह शब्द आने का मतलब यूनियन हो रहा है, यानी कि गणित या भौतिकी वाले अध्यापकों का यूनियन है, ठीक है। गणित और भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का यूनियन की बात की जा रही है। तो यूनियन में कितने अवयव आ रहे हैं, 20 अवयव आ रहे हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 12 लोग ऐसे हैं जो गणित पढ़ाते हैं। मतलब देखिए 12 लोगों में ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कॉमन टीचर्स भी तो हो सकते हैं जो गणित भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि 12 गणित पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो गणित ही केवल पढ़ाते हैं लेकिन भौतिकी नहीं पढ़ाते, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। वो आपको नीचे बताया जा रहा है कि 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिए वैसे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की अपनी समुच्चय के माध्यम से इन फार्मूला के आधार पर भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन आपको एक सिंपल सा यहाँ पर एक और भी तरीका जनरल मेथड बताया जा रहा है, तो जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा उसकी शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं। इसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब ये हो गया कि भौतिक विज्ञान और गणित, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फिजिक्स यानी पी, ये हो गया मैथ्स यानी कि एम, ठीक है। तो 4 कहाँ पर हैं, दोनों पढ़ाते हैं। तो 4 दोनों वाली बात कहाँ पर आएगी, बीच में आएगी। तो 4 लोग यहाँ पर, यानी 4 अध्यापक ये बीच में हो गए। फिर क्या कहे जा रहे हैं कि 12 गणित पढ़ाते हैं। तो गणित मतलब ये वाला पार्ट, गणित का मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट है। तो 12 लोग गणित पढ़ाते हैं, तो 4 तो इधर हमने लिख ही दिए ना, तो कितने बचे, 8। अब अगर आप यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे, तो फिर 12 4 16 हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर घटा करके लिखना पड़ेगा 8 लोग, ठीक है। तो इतने लोग हो गए। अब आप एक चीज़ को और यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 अध्यापक, मतलब गणित या भौतिकी को मिला करके, मतलब दोनों का यूनियन किया जाता है तो कितने लोग हैं, 20 ही लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर कितने अध्यापक हो गए टोटल अब तक में, 12 अध्यापक तो इधर हो गए, कितने बचे, 8। तो 8 अध्यापक कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो भौतिकी कौन कौन पढ़ाता है, 8 तो ये पढ़ाते हैं, 4 ये भी तो पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जो भौतिकी तो पढ़ाते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ाते हैं। तो टोटल भौतिकी वाले कितने लोग हो गए, ये वाले, यानी कितने, 8 और 4 मिला करके 12। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से हल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको आपको यहाँ पर और भी तरीका बताया जा रहा है कि आप इस फार्मूला के जरिए कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, मान लीजिए एम उन अध्यापकों का समुच्चय है को निरूपित करता है जो गणित पढ़ाते हैं, पी उन अध्यापकों के समुच्चय को निरूपित करता है जो भौतिकी पढ़ाते हैं। हमें प्रश्न के कथन में आने वाले शब्द या से सम्मिलन और शब्द और से सर्वनिष्ठ का संकेत मिलता है। मतलब एम यूनियन पी, या कहा गया था ना 20 अध्यापक, तो वही एम यूनियन पी में कितने अवयव हो गए, 20। एम में यानी गणित पढ़ाने वाले कितने हैं, 12, और दोनों पढ़ाने वाले यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू कितना हो गया, 4। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, एन ऑफ पी ज्ञात करना चाहते हैं, यानी फिजिक्स के टीचर्स ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये फार्मूला जो आपको अभी बताया गया है ए और बी के रूप में, तो यहाँ एम और पी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन ऑफ एम यूनियन पी इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। यहाँ पर आप 20 रख देते हैं इसके स्थान पर, इसके स्थान पर 12 रख देते हैं, ये आपको ज्ञात ही करना है। और ये जो है 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो एन ऑफ पी कितना आ जाता है, 12। तो
एन ऑफ P12 का मतलब क्या हुआ, अभी अभी हमने निकाला था कि 12 ऐसे अध्यापक हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जो भौतिकी तो पढ़ाते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ाते, तो वो कितने टीचर आए थे, 8, ठीक है। तो उनको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया जा रहा है जिसमें 3 समुच्चयों पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि, यानी कोई कहीं पर एक बस्ती है या 60 लोग रहते हैं वहाँ पर, वो एक सर्वेक्षण किया जा रहा है वहाँ पर। तो सर्वेक्षण क्या किया जा रहा है, अखबार यानी समाचार पत्र पढ़ने का किया जा रहा है। किस प्रकार के लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उनको समाचार पत्र का कुछ विशेष नाम है। तो 25 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। 26 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र टी पढ़ते हैं। फिर 26 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन से हो गए, एच टी आई, इसमें कितने लोग हैं 25, इसमें कितने लोग हैं 26, इसमें कितने लोग हैं 26, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जैसा जैसा प्रश्न पढ़ते जाएं उस तरीके से प्रश्न का जो डाटा है, क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं उनको समझते जाएं। 9 लोग एच तथा ई दोनों, एच तथा आई सॉरी, तो एच और आई ये हो गए, एच और आई ये दोनों हो गए, एच और आई में 9 लोग हो गए, ठीक है। 11 लोग एच और टी, एच और टी अगर इनको मिला दिया जाए तो कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, ठीक है। फिर 8 लोग टी और आई दोनों, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 8 लोग हो गए, ठीक है। और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे कितने लोग हैं कि जो कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, मतलब 2 पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक तो वो पढ़ते ही हैं, हमें ये बताना है। आप कुछ लोग कहेंगे 60 लोगों की तो यहाँ चर्चा की जा रही है, बट आपसे ये तो नहीं कहा गया यहाँ पर कि नहीं जितने भी लोग हैं वो सभी कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ते ही हैं, यानी कि एच टी आई में से ही कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी निकल आए जो ना तो एच पढ़ते हो, ना तो टी पढ़ते हो, ना तो समाचार पत्र आई पढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये आपका आंसर यहाँ 60 नहीं आएगा। इतनी बात तो क्लियर हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जोड़ दिया जाता है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब चूंकि इसमें डाटा जो हमारे पास दिया गया है उसमें 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले भी हैं, 3 समाचार पत्र पढ़ने वाले भी हैं, तो केवल एक, मतलब ऐसे कितने हैं जो एच केवल पढ़ते हैं और जो केवल टी पढ़ते हैं और जो केवल आई पढ़ते हैं, तो उन सबका टोटल यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको हल करने के लिए माना है कि माना अखबार एच टी आई वाले लोगों का समुच्चय क्रमशः एच टी आई ही ला देते हैं। देखो जो वहाँ पर नाम दिया गया उसी से संबंधित अगर हम यहाँ पर संकेत लिख देते हैं तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। बाकी ए बी सी डी कुछ भी करके दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। तो जो भी आंकड़े यहाँ पर दिए गए तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इक्वल टू 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इक्वल टू 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई इक्वल टू 26, n of h intersection I equal to 9, n of h intersection t equal to 11, n of t intersection I equal to 8, n of h intersection t equal intersection I equal to 3 and n of u equal to 60। जहाँ पर u क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। देखो सर्वे में जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको समझाया गया यहाँ पर, इसी चीज़ को हम लोग जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में पीछे हम जिसमें 2 समुच्चय थे को हमने वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर भी आपको इस एक वेन डायग्राम बना के दिखाया गया है जिसको सॉल्व किया गया है केवल इसी डाटा के आधार पर, बहुत कम से कम समय में किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 समुच्चय के देखो बनाए हुए एच टी आई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर डाटा भरना होता है वो जो वहाँ से भरना होता है जहाँ पर तीनों कॉमन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कितने भर दिया, 3 भर दिया। तो 3 भर दिया, चूंकि तीनों में कितने लोग हैं, 3 ही लोग हैं। फिर हमें भरना होता है जो 2 में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए एच आई, यहाँ पर क्या कहा गया, एच आई को मिला करके कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, यानी एच और आई दोनों में जो हैं वो 9 लोग हैं। ये देखिए एच हो गए और ये आई हो गए, ध्यान दीजिएगा 9 लोग।
एच और आई में कितने लोग हैं, 9 लोग। तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने आएंगे, 9। तो 9 में से जो कि ये जो बीच में आपको इधर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3 लोग तो हो गए, तो कितने बचे, 6। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कितना लिखा दिया है, 6 लिख दिया। ठीक है। इसी प्रकार H इंटरसेक्शन T इक्वल टू 11, यानी H और T को मिला करके अगर हम बात करें, H और T को मिला करके बात करें, तो ये पार्ट हो गया जिसमें कितने लोग हैं, 11। तो बीच में तो 3 लोग लिख दिए गए, तो कितने लोग बचे, 8। तो 8 फिर इधर लिख दिए गए। ठीक है। इसी प्रकार से फिर लिखा हुआ है T इंटरसेक्शन I इक्वल टू 8, तो T और I, तो ये पार्ट देख सकते हैं आप कि ये जो पार्ट है यहाँ पर T और I में कितने हैं, 8। तो इसलिए 8 टोटल यहाँ पर नहीं लिखा गया, 3 इधर पहले से ही लिखे हैं, तो यहाँ पर कितने लिखे गए, ओनली 5 लिखे गए। ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्रमशः भरा जाता है। ठीक है। अब तो हमने देखिए सबसे पहले क्या भरा, ध्यान दीजिए फिर से। सबसे पहले हमने 3 को भर दिया, क्योंकि वो तीनों में कॉमन था। फिर हमने 2 को मिला करके यहाँ पर 9 थे, तो 6 3 9 बन गया। यहाँ पर हमारे पास 11 थे, तो 8 3 11 बन गए। यहाँ पर हमारे पास 8 थे, तो 5 3 8 हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन वाले भर लेते हैं। अब बारी आती है कि एच में कितने थे। तो जैसे देखिए एच में कितने थे, 25। अब जरा बताइए अभी तक आपने एच में कितने कितने भर दिए। तो देखिए क्या क्या भर दिया, 8 भर दिया, 3 भर दिया, 6 भर दिया। तो टोटल कीजिए, तो 8 3 + 6, तो 6 3 9 8 17, 17 लोगों को आपने भर दिया। हैं कितने लोग, 25। तो कितने बचे, 8, 17 8 25। तो इसलिए यहाँ पर कितने लोग रखे गए, 8 लोग रखे गए। ठीक है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से टी की बात हम करते हैं। तो टी में कितने हैं, 26। आपने अभी तक टी में भरे कितने, 8 3 5, 8 3 5। तो 8 3 5 कितने हो गए, जोड़िए जरा, 16 हो गए। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 26 है। तो कितने बचे यहाँ पर, 10 बच गए। ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं, अगर आई के अवयव की बात करें तो 26 अवयव है। तो आपने अभी तक आई में भरा कितना अवयव, कितने अवयव को भर दिया है, तो 6 3 5। ठीक है। 6 3 5 6 3 9 5 14, 14 है भर चुके हैं। भाई कितने, 26। तो कितने बचे, 12। तो 12 को यहाँ भर दिया गया। ठीक है। तो अब ये अगर हम देखें, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आपको नजर आ रही हैं, 8, यहाँ पर आपको जितनी भी संख्याएं नजर आ रही हैं, अगर उन सभी को आप टोटल कर दें, जैसे 8 को, इस 8 को, इस 3 को, इस 6 को, इस 10 को, इस 5 को, इस 12 को, अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए तो कितना आएगा। वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे, या यूं कहें ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक अखबार तो पढ़ते ही, जो कम से कम एक अखबार तो पढ़ते ही, यानी कि H यूनियन T यूनियन I, इनके अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप जोड़ सकते हैं, 8 8 16, 16 6 आपका हो जाता है 22 3 25, 25 10 35, 35 और 5 मिलाकर 40, 40 और 12 हो जाता है आपका कितना, 52। तो 52 लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ते हैं, यानी या तो वो एच पढ़ते हैं, या तो वो टी पढ़ते हैं, या तो आई भी पढ़ते हैं। तो हमारे सर्वे में कितने लोग थे, 60 लोग थे ना। तो पढ़ने वाले कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 52। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया, 8। 60 में से आप 52 को घटा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग, ये 8 लोग ऐसे हैं, ये 8 लोग ऐसे हैं जो कि सर्वे में तो सम्मिलित थे, लेकिन ना तो अखबार एच पढ़ते हैं, ना तो अखबार टी पढ़ते हैं, ना तो अखबार आई पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो ये तो एक प्रश्न का तो उत्तर आपको मिल गया ना, 52। तो आप दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या था कि भाई जो केवल एक ही अखबार पढ़ते हैं, मतलब या तो एच पढ़ते हैं तो फिर टी और आई नहीं पढ़ते हैं, या तो अगर टी पढ़ते हैं तो फिर एच और आई नहीं पढ़ते, या फिर आई पढ़ते हैं तो फिर एच और टी नहीं पढ़ते, तो उनको भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। देखिए तो यहाँ जोड़िए, जैसे 8 लोग ये वाले कैसे हैं, जो एच पढ़ते हैं। फिर ये 10 लोग कैसे हैं, जो केवल टी पढ़ते हैं। फिर ये 12 लोग कैसे हैं, जो केवल आई पढ़ते हैं। बिल्कुल टोटल कर लीजिए, 8 2 30। तो सेकंड का भी आंसर हमारे पास आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ मेथड डिस्कस किया जा रहा है, ये एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक है, जिसको थोड़ा सा शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करने में कठिनाई लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस मेथड को आप जरूर जान पाएंगे। और सबसे इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई फार्मूला की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको
अदर चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सबसे कम समय में हो जाता है। सबसे कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एकमात्र यही तरीका है। और एक बात और भी यहाँ से जुड़ी हुई कि अगर इस चीज़ को आप अच्छे ढंग से सीख जाते हैं तो भविष्य में आपको रीजनिंग जो पढ़नी पड़ती है, तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब आइए इसको हम जो मेथड्स हैं हमारे फार्मूला उनके जरिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर फिर से निकालते हैं। एक बार तो हमने निकाल लिया कि फर्स्ट इसका जो पार्ट था, यानी कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या 52 आ गई। फिर ठीक ठीक एक अखबार यानी कि या तो एच पढ़ रहे हैं तो टी और आई नहीं पढ़ रहे हैं, टी पढ़ रहे हैं तो एच और आई नहीं पढ़ रहे हैं, और आई पढ़ रहे हैं तो एच और टी नहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों की संख्या हमारे पास आ गई कितनी, 30। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को हम फिर से याद करते हैं। तो देखिए ये तो डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल था। अब देखिए जो फार्मूला क्या कहता है, कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो ये यूनियन को प्रदर्शित कर रहा है, बराबर क्या होता है, एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, यानी तीनों का यूनियन कर दिया गया। तो इसका जो फार्मूला आपको भी पीछे बताया गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही फार्मूला यहाँ पर एच टी और आई के रूप में यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब इनकी संख्या सब यहाँ पर है ही, जैसे ये 25 है, ये 26 है, 26 फिर ये आपको 11 दिया गया था, 9 दिया गया था, 8 दिया गया था, ये 3 था। तो टोटल कर लेते हैं, इनका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 52 आ जाता है। अभी अभी हमने ज्ञात करके दिखाया अभी। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको आंकड़ा पहले से दिया गया, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कि ठीक ठीक केवल एक अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो आप इसको एक फार्मूला आपको नया यहाँ पर मिल रहा है देखने को कि जब भी तीन समुच्चयों के बीच में चर्चा हो, आपको केवल क्या कहा जाए, ठीक ठीक एक समुच्चय में सम्मिलित लोगों अवयवों की संख्या बताइए। तो उसका निकालने का फार्मूला क्या है, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस 2 ब्रैकेट में देखिए है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई और प्लस 3 इंटू एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, अब ये कितना था, देखिए 25 था, ये 26 था, ये 26 आपको दिया ही गया था, यहाँ पर -2 और फिर ब्रैकेट के अंदर ये आपको 11 दिया गया था, ये 9 दिया गया था और ये 8 दिया गया था और ये इसकी वैल्यू 3 थी। ठीक है, तो इसको अभी हमने सॉल्व करके निकाल लिया, देखिए कितना आ गया, 30 आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप हल करें, और भी तरीके हैं इनको हल करने के, किसी भी तरीके से आप इनको हल करें आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको आशा की जाती है कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई समुच्चय के उपयोग में, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित, चाहे वो दो समुच्चयों के बीच की बात हो या फिर 3 समुच्चयों के बीच की बात हो, उनको कैसे व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको समझाई गई। आशा की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार आप अपनी बुक से पूरी थ्योरीज को पढ़ें, उसके एग्जाम्पल्स को समझें, लगाएं और इसके पश्चात फिर आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कुछ ना कुछ अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, ऐसी आशा के साथ में। और ये चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी ऐसी आप आशा की जाती है। तो ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए।